हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमारी मिडाइवल हिस्ट्री में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो लास्ट क्लास तक हमने मोहम्मद गौरी पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमारा रहेगा गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली हमें 5 वंश पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले तो इनका सीक्वेंस याद रखना। पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथे पे आता है सैयद वंश और पांचवे पे आता है लोधी वंश। तो कई बार पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है कि इन वंशों का सीक्वेंस हमसे पूछ लेता है। तो पहले पे कौन सा वंश रहेगा? गुलाम। तो गुलाम वंश से आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 में। ठीक है, और गौरी ने अपना साम्राज्य 4 लोगों के बीच में बांट दिया था, जिसमें हमने देखा था कि कुबाचा था, यलदौजी था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था और बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीता, बिहार में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी और उसके बाद बंगाल में आ गया। बंगाल में सेन वंश का शासन था और राजा कौन हुआ करता था? लक्ष्मण सेन। ठीक है, और राजधानी कहाँ ले गया? नदिया से लखनौती। और बाद में बख्तियार खिलजी नेपाल की तरफ आगे बढ़ता है, बर्फ वाले हिस्से में युद्ध करने जाता है और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो बख्तियार खिलजी की बात तो वहीं खत्म हो जाती है। यलदौजी और कुबाचा की भी बातें बाद में करेंगे, उनके बारे में इतना ही सवाल आता है बस कि कुबाचा के पास क्या था और यलदौजी के पास कौन सा हिस्सा गया। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा मेन टॉपिक जहां से आज शुरू होता है वो है गुलाम वंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला ही सवाल देखो कि गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है? तो कब से कब तक है? जैसे 1290 तक। ठीक है, पहला वंश कौन सा हो गया? गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश है जिन्होंने शासन करा है और इनका सीक्वेंस भी यही है। तो ये सीक्वेंस याद रखना जरूर। पहला है गुलाम वंश, कब से कब तक? 1206 से 1290 तक। ठीक है, तो लगभग कितने साल हो गए? 84 साल। ठीक है, तो 84 ईयर्स तक शासन करने वाला कौन सा वंश है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसका नाम गुलाम वंशी क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? तो सुनो इधर, ये गौरी के सब क्या थे? दास हुआ करते थे, यानी कि गुलाम थे। तो गुलामों ने इस वंश की शुरुआत करी, इसीलिए इस वंश को क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। इस गुलाम वंश के 2 नाम और हैं, वो भी याद रखना भाई। इलबरी वंश बोलते हैं इसको एक तो, ठीक है, और एक इसको ममलूक वंश भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखना बेटा, चाहे पेपर में पूछे कि ममलूक वंश कौन है सा है, ममलूक वंश कब से कब तक था, इलबरी वंश और गुलाम वंश। अब इसका नाम गुलाम वंश क्यों है ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ये जितने भी जो भी इसके फाउंडर हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इसलिए उसने इस वंश की स्थापना करी, तो नाम भी क्या पड़ गया? गुलाम वंश। इलबरी इसका नाम क्यों पड़ा? इसको इलबरी वंश क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, बस इसको छोड़कर बाकी जितने भी गुलाम वंश में रूल करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे इलबरी जाति के थे। तुर्क हैं ये सारे के सारे। ठीक है भाई, महमूद गजनवी भी तुर्क था, मोहम्मद गौरी भी तुर्क है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क है। पूरे के पूरे गुलाम वंश वाले कौन सी जाति के हैं? तुर्क जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं ये सारे? तुर्क। तुर्क में ये कौन सी शाखा के हैं? इलबरी तुर्क है ये। तुर्क में भी कौन सी ब्रांच के हैं? इलबरी। तो इसीलिए इसको कौन सी डायनेस्टी बोली जाती है? इलबरी डायनेस्टी भी बोली जाती है, इलबरी वंश। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी नहीं था, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के पीछे ऐबक लिखा हुआ है तो वो ऐबक तुर्क था, लेकिन अगर इल्तुतमिश पूछे तो इल्तुतमिश इलबरी था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है तो वो भी क्या हो गई? इलबरी हो, वो इलबरी की हो गई। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बलबन, तो बलबन भी क्या है? इलबरी है। ठीक है, तो मेनली वैसे हम जब गुलाम वंश पढ़ते हैं तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, इल्तुतमिश पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान पढ़ते हैं और बलबन, ये 4 नाम पढ़ते हैं। 4 में से सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दो, ये इलबरी तुर्क नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है? इलबरी है। ठीक है, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश के साथ साथ कौन सा वंश है? इलबरी। ममलूक वंश इसका नाम क्यों है? क्योंकि इनके ये जो बच्चे हैं, ये जो दास है, इनके माता पिता क्या करते थे कि भाई शादी नहीं करी, बच्चे कर दिए और उन बच्चों को बेच दिया करते थे। ठीक है, खुद कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर से खरीदा गया है।
तो ये जो बच्चे हैं इनको खरीदा गया है, ठीक है। इनके इस तरह की स्थिति होने की वजह से इस वंश को क्या बोला जाता था, ममलूक वंश। तो 3 नाम याद रखने हैं, गुलाम वंश, इल्बरी वंश और ममलूक वंश। तीनों का मीनिंग मैंने बता दिया है। कब से कब तक है गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक, लगभग 84 वर्षों तक शासन हो रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक बस इल्बरी तुर्क नहीं है, बाकी इल्तुतमिश से सारे के सारे क्या है, इल्बरी तुर्क। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क तो है, यानी कि अगर हम पूछे कि गुलाम वंश वाले क्या हैं भाई, बेसिकली क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, तुर्क। अब देखो भाई, सबसे पहले 1206 में इसने क्या करा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी है। किसकी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले तो टाइम पीरियड याद रखो, 1206 से 1210 तक। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो 1206 में ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा है, गुलाम वंश, ठीक है। लेकिन इस टाइम तक ये आजाद नहीं होता है। गौरी भले ही 1206 में मर गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दास हुआ करता था। कब तक, 1208 तक, ठीक है। अब इसने 6 में तो क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इसे कोई ना कोई टाइटल लेना चाहिए था, सुल्तान वगैरह, लेकिन सुल्तान का टाइटल वो व्यक्ति लेगा जो फ्री होगा। ये तो 1208 तक क्या था, दास था। गौरी के मरने के बाद भी ये दास था, इसीलिए बच्चों इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी है। मलिक और सिपह सलार, तो पेपर में दोनों सवाल आते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल क्या था, तो क्या था, मलिक, और दूसरा टाइटल क्या था, सिपह सलार। अब ये बहुत अच्छी कुरान पढ़ता था, इसकी आवाज बहुत मीठी थी, ठीक है, इसीलिए इसको एक टाइटल दे रखा है, कुरान खां। बहुत दानवीर भी था, लाखों का दान करता था, इसलिए इसको कौन सा टाइटल मिला हुआ है, खाल लाख बख्श। तो पेपर में सीधा सवाल आता है कि कुरान खां किसका टाइटल है, लाख बख्श किसका टाइटल है। मलिक के, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण करी है, नहीं, इल्तुतमिश करेगा आगे जाकर, क्योंकि वो दास नहीं है, वो फ्री होता है तब, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के 4 टाइटल याद रखने हमें, कौन कौन से, मलिक, सिपह सलार, कुरान खां और लाख बख्श। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, ये बात याद रखना भाई। कैपिटल क्या बनाया इसने, लाहौर। दिल्ली कैपिटल नहीं बनाई, भले दिल्ली सल्तनत शुरू करिए, लेकिन कैपिटल क्या है इसकी, लाहौर। तो ये सवाल पेपर में बहुत आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो कौन सी हुआ करती थी, लाहौर। तुर्क है, कौन सी जाति का नाम के पीछे ऐबक लग रहा है, तो कौन सा तुर्क है बताओ। सुल्तान की उपाधि धारण कर रखी है, नहीं। और अपनी बेटी की शादी इसने किससे करा दी, इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दास था। तो गौरी का गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1206 से लेके 1210 तक। और 1210 में ये पोलो खेल रहा था, जिसे चौगान बोलते हैं, ठीक है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या खेल रहा है भाई, पोलो, लाहौर में खेल रहा था, वहीं पर, जिसे चौगान भी बोलते हैं। घोड़े से गिर गया था ये, तो घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई, मृत्यु। कहां पर हो गई, लाहौर में। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाता था, ठीक है, इसीलिए जो गौरी उसने इसको खरीदा था, ठीक है, कि बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाता था, ठीक है। लेकिन घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई है, मृत्यु, ठीक है, 1210 में। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो या चौगान खेलते हुए कहां पर हो गई है, लाहौर में, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी, लाहौर है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली कैपिटल कौन बनाएगा, इल्तुतमिश बनाएगा, ठीक है। इसीलिए गुलाम वंश का उसे रियल फाउंडर कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, रियल फाउंडर, फाउंडर नहीं पूछा, फाउंडर के आगे एक शब्द लगा दिया, रियल, ठीक है। तो आंसर चेंज हो जाएगा, वहां कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर नहीं होगा, रियल लग गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। तो सीधा पूछे कि गुलाम वंश का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछे कि गुलाम वंश का रियल फाउंडर कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आंसर क्या करना है हमें, इल्तुतमिश। क्यों, क्योंकि उसने कैपिटल क्या बनाई है, दिल्ली, जबकि इसकी कैपिटल क्या है बताओ, लाहौर। तो ये सवाल बहुत आता है कि उसकी कैपिटल अलग है और इसकी जो टाइटल है वो भी अलग है। तो इसके टाइटल क्या क्या याद रखोगे, मलिक, सिपह सलार, कुरान खां, लाख बख्श। कैपिटल लाहौर। कौन सी जाति का था, तुर्क तो था, लेकिन कौन सा वाला तुर्क था, ऐबक। ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी। तो कई बार पेपर में इसका मीनिंग भी पूछा हुआ है कि ऐबक का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है भाई, चंद्रमा का स्वामी। चलो तो इसको लिख लो फटाफट, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
लिखते जाओ। चलो भाई, तो ऐबक का मतलब क्या होता है भाई? चंद्रमा का स्वामी, ठीक है। और 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए लाहौर में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो इसकी जो कब्र है वो भी, समाधि वगैरह वो भी कहाँ पर है? लाहौर में। बख्तियार खिलजी का यहीं की याद रख देना, इसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में और विक्रमशिला इनको सबको क्या कर दिया था? जला दिया था। अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया क्या क्या, यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। तो हम जैसे इल्तुतमिश पढ़ेंगे ना, तो इल्तुतमिश की वहीं पढ़ देंगे। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवा रखा है, रजिया सुल्तान ने क्या बनवा रखा है, बलबन ने कुछ बनवा रखा है तो वहीं पढ़ देंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवा रखा है वहीं की वहीं टॉपिक में पढ़ देंगे। लास्ट में हमें अलग से जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है हमारा, वास्तुकला वाला, वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाया वहीं पढ़ दिया, इल्तुतमिश ने जो बनाया है वो सब कुछ वहीं की वहीं पढ़ देंगे। तो देखो साथ के साथ क्या क्या बनवाया इसने। दिल्ली में जो जैन मंदिर थे, ऐसा कहा जाता है कि जो 27 जैन और हिंदू जो मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़कर इसने दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाई है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे क्या याद रख लेना, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी मस्जिद बनवा रखी है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कहां पर बनवा रखी है बताओ? जैन मंदिरों को तोड़कर। ऐसे ही अजमेर में भी क्या था? एक संस्कृत स्कूल हुआ करता था, ठीक है। वो संस्कृत स्कूल विग्रहराज फोर्थ ने बनवा रखा था, विग्रहराज चौहान फोर्थ, या फिर चौहानों को चाहमन भी बोलते हैं, ठीक है। इस संस्कृत स्कूल को तुड़वाकर भी इसने ऊपर से तुड़वाकर क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, ये याद रखना, ठीक है। तो 2 मस्जिदों के कौन से नाम याद रखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक में? दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवा रखी है हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। अजमेर में क्या बनवा रखा है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। लेकिन ये 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले से था क्या? एक संस्कृत स्कूल था। और वो संस्कृत स्कूल किसने बनवा रखा था अजमेर में? विग्रहराज चौहान फोर्थ ने, ठीक है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है भाई? एक मस्जिद है। के बाद आता है दिल्ली में और क्या बनवा रखा है इसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसको मानता था? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फॉलोवर था। तो एक तो इसका नाम याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसको फॉलो करता था? बख्तियार काकी को। और इसी की याद में इसने दिल्ली में क्या बनवा रखी है? कुतुब मीनार, ठीक है। अब कुतुब मीनार 5 मंजिला है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू ही करवाई थी, ठीक है। फिर इसे पूरा करवाने का काम किसने करवाया था बाद में? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसकी तब 3 मंजिल बनी थी भाई, ठीक है। देखो ये इधर कितनी मंजिल है? 5। 5 में से इसने क्या करा? शुरू करा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवा दी? कुतुब मीनार बनाना शुरू करवा दिया, ठीक है। ये तो मर गया। उसके बाद पूरी किसने कराई? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने जब तक पूरी कराई तब तक कितनी मंजिला बनी थी? 3, ठीक है। बाद में क्या हो गया? ये मंजिलें टूट गई, तीसरी वाली, ठीक है। तब एक व्यक्ति आगे आएगा तुगलक वंश में, फिरोज शाह तुगलक। उस फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया और 4थी और 5वीं मंजिल और बना दी अपनी तरफ से। तो इसीलिए कुतुब मीनार में टोटल कितनी मंजिल है? 5। लेकिन ये पांचों की पांचों कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाई है। पूरी की पूरी कुतुब मीनार में 3 शासक याद रखोगे। शुरू किसने करवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन आए पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। कुतुब मीनार को पूरा कराया इल्तुतमिश ने, जब तक 3 मंजिल। फिर से उसको पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम किसने कर रखा है? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि जो 4थी और 5वीं मंजिल बनी हुई है वो किसने बनवा रखी है? यहाँ पर। इसी कुतुब मीनार, जहां पर एक कुतुब मीनार बनी हुई है, वहीं पर वो जो पूरा एरिया, वहां पर एक पिलर है, ठीक है, मेहरौली पिलर। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि मेहरौली पिलर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। और दिल्ली में किसके पास? कुतुब मीनार के पास। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। मेहरौली पिलर, तो मेहरौली पिलर, ठीक है, एक लोह पिलर है, आयरन पिलर है। मेहरौली लोहे का स्तंभ है, ये लोहे का स्तंभ, लोहे का स्तंभ। मेहरौली पिलर स्थित है कहां पर? कुतुब मीनार के पास, ठीक है। अब ये भारत की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। किससे बनी हुई? लेकिन जो ऊपर वाली दिखाई देगी ना तुम्हें, वो व्हाइट कलर की है भाई, ये वाली। ये जो 4थी और 5वें नंबर की है ना, ये किसकी है? व्हाइट। तो ये संगमरमर की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? तो व्हाइट कलर संगमरमर। लेकिन वैसे अगर पूछे तो ये पूरी लाल रंग की दिखाई देती है, 3 मंजिला। तो ये जो 3 मंजिला इमारत है किसकी बनी हुई? तो कई बार ना इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुतुब मीनार किससे बनी हुई है।
तो कुतुब मीनार की जो नीचे की 3 मंजिल है जो तुम्हें रेड कलर में दिखाई दे रही है वो तो किससे बनी हुई है, ईंट से। और बाकी की जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवा रखी है वो व्हाइट कलर की है। तो व्हाइट कलर क्या होता है, मार्बल होता है, तो वो किससे बनी हुई है, संगमरमर से। फिर कुतुब मीनार कौन सी स्टाइल में, किसी स्टाइल में भी तो बनी होगी। तो कुतुब मीनार ना 2 शैलियों से मिलकर बनी हुई है, उसमें इंडो यानी कि इंडियन शैली भी है और इस्लामिक भी है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, इंडो इस्लामिक स्टाइल। यही कहीं लिख लो भाई, कुतुब मीनार कौन से स्टाइल में, इंडो इस्लामिक स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में बोलते हैं शैली, शैली या फिर स्टाइल लिख लो। तो कुतुब मीनार कौन से स्टाइल में बनी हुई है, इंडो इस्लामिक, दोनों से मिलकर बनी हुई है, इंडियन भी और इस्लामिक भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक। ठीक है भाई। क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी स्टाइल चलती थी। तो दिल्ली सल्तनत के समय पे जो भी चीजें बनी हुई हैं वो सारी की सारी इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनी हुई है। ठीक है, तो किससे बनी हुई है ये, बेसिकली ईंट से। और किस में शामिल हो रखी है, 5 मंजिला मंजिल यूनेस्को लिस्ट में शामिल हो रखी है भाई। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइड है उसमें शामिल हो रखी है ये। और ये मेहरौली पिलर क्या है, एक लोहे का स्तंभ है। ठीक है, कहां पर स्थित है, इस कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। तो कुतुब मीनार से 3 शासक जुड़े हुए हैं। शुरू किसने करवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। जबकि उसको रिकंस्ट्रक्ट कराने का काम बाद में, बहुत बाद में किसने कर रखा है, फिरोज शाह तुगलक ने। नीचे की 3 मंजिल किससे बनी हुई, ईंटों से, और ऊपर की 2 चौथी और 5वीं किससे बनी हुई है। ठीक है, और कुतुब मीनार किसकी याद में शुरू करवाई है इसने, तो कौन है इसका फॉलोवर जिसको ये फॉलो करता है, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो एक तरह से ये इसके गुरु हो गए। तो वही क्वेश्चन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन हो गए, जिसकी याद में उसने कुछ बनवा रखा है, तो कौन हो गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो दिल्ली में क्या क्या हो गई, कुतुब मीनार, वहीं पर उसी के पास मेहरौली पिलर, और साथ में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अजमेर में क्या बनवा रखा है, संस्कृत स्कूल तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा। और 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है, एक मस्जिद ही है वो भी। ठीक है, तो ये लिख लेना ये सारी चीजें। शैली, और कौन सी शैली में बनी हुई है कुतुब मीनार, इंडो इस्लामिक शैली में। देखो भाई आगे आगे कुतुब मीनार से जुड़े हुए और सवाल आते हैं भाई। तो देखो इसकी हाइट के सवाल आ रखे हैं पेपर में। तो इसकी हाइट कितनी है, तो 72.5 मीटर, या फिर हम इसको कितना बोल सकते हैं, 73 मीटर। लेकिन कई बार ना पेपर में फिट पूछ लेता है और हम मीटर में हाइट याद करके जा रखे हैं। तो इसकी जो कुतुब मीनार की जो पूरी हाइट है वो मीटर में भी याद करके जाओगे और फिट में भी याद करके जाओगे। तो मीटर में पूछेगा तो कितनी, 72.5, या फिर ओवरऑल कितना बोल सकते हैं हम, 73 मीटर। जबकि फिट में पूछेगा तो कितना याद रखना है बताओ। और पेपर के लिए दोनों याद करके जाओगे भी। कितनी मंजिलें हैं, 5। किससे, तो पहली की 3 मंजिलें ईंटों से और साथ में किस पत्थर से बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर से। जबकि चौथी और 5वीं संगमरमर और साथ में किससे बनी हुई है, बलुआ पत्थर से, रेड स्टोन। बलुआ पत्थर को बोलते हैं रेड स्टोन। तो रेड स्टोन और साथ में क्या शामिल हो गई है, ईंट। ठीक है, तो कुतुब मीनार पूछे कौन से पत्थर से बनी हुई है शुरू में, तो वैसे तो ईंट है, और पत्थर पूछे तब कौन सा है, याद रखना है, रेड स्टोन। चौथी और 5वीं में मेन स्टोन कौन सा है, संगमरमर, व्हाइट मार्बल। ठीक है, अब इसका देखो जो डायमीटर है वो कितना मीटर चौड़ा है, तो 14.32 मीटर। ठीक है, तो ये सवाल अभी तक पेपर में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये इसकी हाइट पूछी हुई है। तो आ सकते हैं ऐसे सवाल कि कुतुब मीनार में अब देखो 5वीं मंजिल तक इंसान जाएगा तो सीढ़ियों से ही जाएगा, लिफ्ट तो है नहीं। तो कुतुब मीनार में सीढ़ियां भी तो पूछ सकता है हमसे। जब कुतुब मीनार की टोटल हाइट पूछी हुई है, मंजिला पूछी हुई है, ये लाल बलुआ पत्थर वाला सवाल भी पहले पूछा हुआ है पेपर में कि कुतुब मीनार कौन से पत्थरों से बनी हुई, कौन से स्टाइल में बनी हुई है, इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनी हुई है। तब इसका डायमीटर हमसे पूछ सकता है। जब नए सवाल आते हैं तो ऐसे ही आते हैं उठ पटांग। तो कुतुब मीनार का डायमीटर कितना है भाई, 14.32 मीटर। ठीक है, ऊपर तक जाते जाते वो घट रहा है, पतला होता जा रहा है, तो ऊपर तक जाते जाते बताओ कितना रह गया, 2.75 मीटर। तो ऊपर तक तो इसका शिखर, अगर शिखर पूछेगी कुतुब मीनार का शिखर कितना मीटर चौड़ा है, तो शिखर कितना बताओगे, 2.75 मीटर। नीचे का डायमीटर, व्यास कितना मीटर चौड़ा है, आधार उसका बेस, तो कितना याद रखना है, 14.32 मीटर। ठीक है, तो ये नए फैक्ट है, ये याद रखना भाई। उसके बाद चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियां पूछ सकता है हमसे। तो कुतुब मीनार में टोटल कितनी सीढ़ियां हैं बताओ, 379। कितनी सीढ़ियां हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने करी है बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कर रखी है, 1193 में। ठीक है, और इसी के जो नीचे वाला हिस्सा है वहीं पर कौन सी मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो दिल्ली में हो गई ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद याद रखना इसी की मस्जिद में लोह स्तंभ है, वो मेहरौली पिलर, तो वो कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है मेहरौली पिलर। ठीक है, और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई है ये।
मस्जिद, मेहरौली पिलर। तो ये सारी बातें हो गई कुतुब मीनार। तो 3 चीजें याद रखोगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास ही मेहरौली पिलर, लोहे का स्तंभ है, कितने मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा। और अजमेर में क्या बनवा रखी है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो पहले से क्या था, एक संस्कृत स्कूल था और बाद में उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मस्जिद में। वो संस्कृत स्कूल किसने बनवा रखा था, विग्रह राज फोर्थ चौहान। ठीक है, कितनी सीढ़ियां हैं, 379 सीढ़ियां। किससे बनी हुई है, 3 मंजिल तो ईंट से और रेड स्टोन से, और बाद की चौथी और 5वीं रेड स्टोन भी है उसमें, और साथ में संगमरमर का पत्थर भी है। वो किसने बनवा रखी, चौथी और 5वीं, फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। शुरू किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब, बताओ, 1193। किसकी याद में बनवा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको फॉलो करता है बख्तियार काकी। ठीक है, तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक वाला टॉपिक खत्म। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी, इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ठीक है, देखो भाई, ऐबक का क्या है, ये दामाद, और इसने कैपिटल क्या बना दी, दिल्ली। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक बताओ किसे कहा जाता है। ठीक है, अब सुनो इधर, जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है ना, तो उसके बाद एक व्यक्ति आता है बीच में, आराम शाह। कौन आता है, ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये मात्र ना 8 महीने के लिए बैठता है, 8 महीने के लिए। दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में, और इल्तुतमिश इस आराम शाह को हरा देता है। ठीक है, तो याद रखना, इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1210 से नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1210 में मर गया, लेकिन उसके मरने के बाद 8 महीनों तक बीच में शासन करने वाला कौन है, आराम शाह। तो इसका मतलब गुलाम वंश का ये कौन से नंबर का हो गया, तीसरे नंबर का। ये लिख लेना भाई, कौन से नंबर का है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1211 से, ना कि 1210 से, 1211 से 1236, इनका टाइम पीरियड लिख लो भाई, पेपर में इनके टाइम पीरियड आते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1206 से 1210, बीच में आराम शाह आ रहा है 8 महीने के लिए। ठीक है, तो आराम शाह का नाम वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता, तो आराम शाह को किसने हरा दिया, इल्तुतमिश ने। तो तीसरे नंबर का, गुलाम वंश में तीसरे नंबर का रूलर कौन है, इल्तुतमिश। कब से कब तक, 1211 से 1236। ठीक है, और फिर 1236 से 1240 आ जाएगी रजिया सुल्तान। तो इनका टाइम पीरियड भी आता है पेपर में। तो ऐबक का दामाद है, कैपिटल क्या बना रखी है, दिल्ली। कब बना रखी है, देखो 1211 में। तो जब गद्दी पर बैठेगा तभी तो बनाएगा, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत में कैपिटल दिल्ली बना रखी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसकी एक सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, जिसने गुलाम वंश को खत्म करा है। इसने क्या करा, अपने उत्तराधिकारी तो घोषित करे, लेकिन जो अपने मेन व्यक्ति थे, जो पावरफुल व्यक्ति थे, उन सबको मिलाकर इसने बना दिया एक ग्रुप। और यही चालीसा दल आगे जाकर बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, गुटबाजी चलने लग जाती है। रजिया सुल्तान जो इसकी खुद की बेटी है, जो गद्दी पर बैठती है, लेकिन ये चालीसा दल वाले मना कर देते हैं कि एक महिला शासिका कैसे बन सकती है। तो इल्तुतमिश की एक गलती मानी जाती है कि उसे जरूरत क्या आ रही थी इस चालीसा दल को बनाने की, और बनानी थी तो इसको पावर नहीं देनी थी। जैसे कि आज प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, उसको काम करने के लिए पूरी क्या होती है, कैबिनेट होती है, या फिर मान लो हम पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ऐसे ही ये इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो इल्तुतमिश के साथ काम कर रही है। तो इसमें कितने मेंबर हैं, 40। ठीक है, तो 40 गुलामों का दल है, ये गुलामी थे ये सारे इसके। तो 40 गुलामों का दल, जिसे 40 होने की वजह से 40सा दल भी बोला जाता है। फिर इसका दूसरा नाम है तुर्कान ए चहलगामी। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि 40सा दल का फॉर्मेशन किसने करा, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी का फॉर्मेशन किसने करा, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश क्या है, इलबरी तुर्क था, इसीलिए गुलाम वंश को और क्या कहा जाता है, इलबरी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं था, वो क्या था, ऐबक तुर्क। और ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी। इसने अब टाइटल कौन सा लिया है बताओ, सुल्तान ए आजम। तो नाम में आ गया ना इसके सुल्तान। तो गुलाम वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन हो गया, इल्तुतमिश। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर। क्यों, क्योंकि इसने कैपिटल भी लाहौर से कहाँ शिफ्ट कर दी, दिल्ली। ठीक है, फिर गुलामों का गुलाम, क्यों, क्योंकि गौरी का गुलाम कौन है, ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड याद रखना, 1211 से 1236 तीसरे नंबर पर है। ठीक है, कैपिटल क्या बनाई है 1211 में, दिल्ली। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, चालीसा दल का फॉर्मेशन, ठीक है, या तुर्कान चहलगामी का फॉर्मेशन करने वाला कौन है, इल्तुतमिश। और बाद में यही जो ग्रुप है, यही आगे जाके इसका पतन का कारण भी बनेगा। ठीक है, गुलामों का गुलाम।
तो देखो इधर, तो 1211 में गद्दी पर ये किसको हराकर हटा है? आराम बख्श को या आराम शाह को। पूरा नाम याद रखना है इसका, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है इसका? तो पेपर में ये सवाल भी पूछा हुआ है कि इल्तुतमिश का पूरा नाम बताओ, तो पूरा नाम क्या है बताओ? शमशुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम तो पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? शमशुद्दीन, ठीक है। अब 2 बैटल ऑफ टेरन तो हमने गौरी के टाइम पे पढ़ लिए, तो 3rd बैटल ऑफ टेरन का वो रखा है 1216 में। किस किस के बीच में? इल्तुतमिश और यल्दौजी। यल्दौजी कौन था? गौरी का दास था, ठीक है। तो ये इससे लड़ाई करने पहुंच गया था यल्दौजी कि इल्तुतमिश कैसे गद्दी पर बैठ सकता है, ठीक है भाई, ये तो दास है और दामाद है। कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा तो चलो गौरी ने उसको साम्राज्य दिया, इल्तुतमिश कैसे गद्दी पर बैठ गया? हमारा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इल्तुतमिश जीत जाता है, ठीक है। तो यल्दौजी यहीं पर मर जाएगा भाई। तो याद रखना 3rd बैटल ऑफ टेरन का वो रखा है बताओ? 1216। तो हम ज्यादातर 2 याद करके जाते हैं, लेकिन हमें तीसरा भी याद रखना है। तो तराइन के कुल कितने युद्ध रखे हैं? 3। तो 3 में से जो तीसरा हो रखा है ना, वो इल्तुतमिश के समय हो रखा है। किस किस के साथ? ताजुद्दीन, यल्दौजी। और जीत कौन जाएगा? इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली का शासक भी कौन है? इल्तुतमिश। अब इसके समय क्या चीजें हो जाती है, सुनो इधर। इसके समय तक आ जाता है चंगेज खां, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में कि चंगेज खां भारत की सीमा तक जब आया, उस समय दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो कौन बैठा हुआ था? इल्तुतमिश। बेसिकली जो चंगेज खां है, ठीक है, वो जो मध्य एशिया में ट्रांसक्सियाना वाला जो हिस्सा पड़ता है, वहां पर उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। पूरा ख्वारिज्म वाला जो हिस्सा था, तो वहां पर जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो उनके बच्चे थे, वो सब भाग के किधर आने लगे? इधर नीचे की तरफ सिंध होते हुए भारत की तरफ एंटर कर रहे थे वो सारे। तो इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? उनकी मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था अभी अभी तो मैं नया नया गद्दी पर बैठा हूं, और चंगेज खां से यह मुसीबत कौन मोल लेगा, ठीक है। तो चंगेज खां जिस व्यक्ति का पीछा करके आ रहा था, तो इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? उसकी मदद करने से मना। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि भारत की सीमा तक कौन पहुंचा? भारत में एंटर नहीं किया चंगेज खान, अगर एंटर कर भी जाता ना, ये हालांकि वैसे तो कहते हैं कि इसने थोड़ा बहुत नुकसान करा है वहां पर, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि जब चंगेज खान ने भारत पर आया, भारत पर अटैक करने की सोची, उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन था? इल्तुतमिश। तो ये सवाल बहुत आ रखा है। तो एक तो 40 दल वाला सवाल याद रखना, तुर्काने चहलगामी, और एक किसका नाम याद रखोगे? चंगेज खां का, ठीक है। फिर भारत में इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था शुरू करी? इक्ता या अक्ता। क्या होता है ये इक्ता? काम के बदले किसी को भूमि देना। इक्ता का मतलब क्या होता है भाई? किसी व्यक्ति ने काम करा, तो एक बात बताओ, गौरी का दास है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके लिए लड़ी तो रहा था, तभी तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या देके चला गया? नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा। तो हम बोल नहीं सकते कि गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता दिया। तो ये बात ठीक तो है। तो इक्ता का मतलब क्या होता है? तो ये याद रखना, इक्ता वाला सवाल भी। इक्ता के भारत में इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी? इल्तुतमिश ने। इक्ता का मतलब भी याद रखना, काम के बदले भूमि देना। पैसे नहीं दिए, क्या दे दिए? भूमि। के बदले भूमि देना, ठीक है। तो किसके भारत की सीमा तक कौन आ रखा है बताओ? इल्तुतमिश के समय चंगेज खां। या फिर उल्टा सवाल पूछ सकता है कि चंगेज खां के समय दिल्ली सल्तनत में रूलर कौन बैठा हुआ करता था? तो कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। भारत में इक्ता व्यवस्था किसने शुरू करी? इल्तुतमिश। तुर्काने चहलगामी और 40 दल का फॉर्मेशन किसने करा? इल्तुतमिश ने। इलबरी तुर्क था वो। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 से 1236 तक, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध हो रखा है इसके समय, और पूरा नाम क्या है इल्तुतमिश का? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो ऐबक को हटाकर नहीं मरा ये, ठीक है, ऐबक तो खुद मरा है 1210 में। आराम बख्श या आराम शाह को, जिसका 8 महीने का शासन था बीच में। अब चंगेज खां के सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है, तो थोड़ी सी बात हम चंगेज खां की भी करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो देखो, चंगेज खां ने कौन सा एम्पायर खड़ा कर रखा है? मंगोल, ठीक है। कब से कब तक? 1162 से 1227 तक, ठीक है। इसका ही पूरा का पूरा टाइम पीरियड है 1162 से 1227 टोटल। लेकिन इसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना कब करी? 1206 में चंगेज खान द्वारा। तो याद रखना, मंगोल साम्राज्य का फाउंडर कौन है? चंगेज खान। कब कर रहा है? 1206 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना कर रहा है? दिल्ली से। पूरा टाइम पीरियड इसका कौन सा है? 1162 से लेके 1227 तक। तो 1227 में दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब तक है? 1236 तक है, ठीक है। कौन से अभियान चलाए थे उसने? चाइना में
और जो सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा है वहां पर इसने अपना मिलिट्री कैंपेन चला रखे हैं, वहां पर इसने तहस नहस कर दिया। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आता है कि चंगेज खां के नेतृत्व में जो सारे के सारे मंगोल थे, उसने ये मध्य एशिया वाला जो हिस्सा था ना, उसको बोला जाता है ट्रांसोक्सियाना। क्या बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में कि चंगेज खान ने ट्रांसोक्सियाना पर कब अधिकार करा। तो ये ईयर पूछा हुआ है पेपर में, तो कब अधिकार कर रखा है बताओ। मंगोल एम्पायर का फाउंडर कब है? चंगेज खां। कब? 1206 में। टोटल टाइम पीरियड इसका कौन सा है? 1162 से 1227। 1219 में किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो कौन सा वाला? ट्रांसोक्सियाना। ये शब्द याद रखना भाई, ट्रांसोक्सियाना वाला। ठीक है, 1219 में। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हो जाएगी? 1227 में। तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है पेपर में कि चंगेज खां की मृत्यु कब हो रखी है। तो कब हो रखी है, इसीलिए इसका टाइम पीरियड देखो कब खत्म हो रखा है। तो मंगोल साम्राज्य का फाउंडर कौन हो गया? चंगेज खां। कब स्थापना कर रहा है? 1206 में। चंगेज खां की मृत्यु कब हो रखी है? 1227 में। 1219 में इसने कौन सा हिस्सा वाला जीत लिया? ट्रांसोक्सियाना। ठीक है, अब इसका जो नाम है चंगेज खां, इसका पहले नाम नहीं था, ये तो कम्युनिटी ने मिलकर इसको चंगेज खां नाम दिया। इसका जो पहले नाम था, पेपर में सवाल आता है कि चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम याद रखना है इसका तेमुचिन। बर्थ नेम जो था इसका, जन्म से जो इसका नाम दे रखा था वो क्या था? तेमुचिन या तेमुजिन या तेमचिन बोल दो। तो ये सवाल भी पेपर में आ रखा है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना भी। ठीक है, तो चंगेज खां का रियल नेम क्या था? तेमुचिन। 1219 में क्या जीता? ट्रांसोक्सियाना। मंगोल साम्राज्य का फाउंडर कौन है? चंगेज खां। भारत की सीमा तक आ रहा है, उस समय दिल्ली सल्तनत में शासक कौन बैठा हुआ है? इल्तुतमिश। चंगेज खां की मृत्यु कब हो रखी है? तो कब हो रखी है? 1227। तो याद रखना तेमुचिन, और तेमुचिन का मतलब क्या होता है? लोहे या लोहार का। ठीक है, और इसे चंगेज खां को जो नाम मिला हुआ है चंगेज खान, वो किसने दे रखा है? मंगोलों के सरदारों ने। ठीक है, सभी ने सर्व सहमति से इसका नाम क्या दे दिया? तो इसका रियल नेम याद रखना, क्या नाम है इसका? ठीक है, चलो अब एक ये यास शब्द याद रखना भाई अलग से, क्योंकि ना कीवर्ड्स आ जाते हैं। यास क्या था? तो चंगेज खां द्वारा बनाया गया जो कानून था, कि चंगेज खां ने बोल दिया कि आज से ये लागू होता है, तो चंगेज खां ने जो कानून बनाया उसी कानून को क्या कहा जाता था? यास। तो यास क्या है? एक लॉ है। ठीक है, तो ये यास शब्द याद रखना। तो यास क्या है? एक कानून है जो किसके द्वारा बनाया गया है? चंगेज खां। ठीक है, तो बताओ 1206 में चंगेज खां ने कौन सा एम्पायर खड़ा कर दिया? मंगोल वाला। ठीक है, 1219 में उसने क्या जीत लिया? ट्रांसोक्सियाना। मृत्यु कब हो गई इसकी? 1227 में। इसका रियल नेम, वास्तविक नाम क्या था? तेमुचिन या तेमुजिन। ठीक है, और तेमुचिन का मतलब क्या होता है? लोहे या लोहार का। ठीक है, और इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहा जाता था? यास। तो ये सारी बातें हो गई चंगेज। और चंगेज खां जब भारत पर अटैक कर रहा है उस समय कौन है? इल्तुतमिश। अब वापस आ जाओ, इल्तुतमिश ने क्या क्या बना रखा है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का देख लिया, अब इल्तुतमिश का देखते हैं इसने क्या क्या बनवा रखा है स्थापत्य कला में। तो बताओ, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी, उसका निर्माण कार्य बताओ किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब इसका एक बेटा था, ठीक है, नासरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश का बेटा क्या था? तो दिल्ली में अपने बेटे नासरुद्दीन महमूद ना बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर था ये, और 1229 में हो गई थी इसकी डेथ। ठीक है, ये इसका बड़ा बेटा था। इल्तुतमिश ने पहले इसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, वो तो बाकी जो बेटे थे वो दासियों के बेटे थे, तो वो इतने लायक थे ही नहीं, तब वो रजिया सुल्तान को घोषित करके जाता है। हालांकि इल्तुतमिश सबसे पहले अपने किस बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करता है? नासरुद्दीन महमूद। लेकिन जब तक इल्तुतमिश जिंदा है तब तक ये क्या होता था? बंगाल का गवर्नर। ये इसका बड़ा बेटा था, तो इल्तुतमिश के बड़े बेटे का नाम क्या है? नासरुद्दीन महमूद। ये 1229 में मर गया, तो इसी की याद में इसने दिल्ली में कौन सा मकबरा बनवा रखा है? सुल्तानगढ़, और इसे भारत का पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। ठीक है, और मकबरे की शुरुआत कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। इसीलिए मकबरों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। तो भारत का पहला इस्लामी मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी। कहाँ पर है? किसकी याद में बनवा रखा है इल्तुतमिश ने? अपने बेटे नासरुद्दीन। ठीक है, ये याद रखना। फिर एक और सवाल पूछा हुआ पेपर में कि होज ए शमशी, ठीक है, जो एक पूरा जलाशय है, उसका निर्माण किसने करवा रखा है? तो वो भी किसने करवा रखा है? इल्तुतमिश ने। 1230 में। कहाँ? दिल्ली में। पानी को, बेसिकली पानी को रिजर्व करने के लिए, ठीक है, तो एक वाटर रिजर्वर के रूप में हौज ए शमशी याद रखना। हौज ए शमशी का निर्माण किसने कर रखा है? इल्तुतमिश ने। कहां पर है ये भी?
दिल्ली में। कब? 1230 में। फिर इसने दिल्ली में क्या बनवा रखी है? मदरसा और मस्जिदें बनवा रखी है, जिनमें मेन याद रखना बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवा रखी है? भाई जामा मस्जिद ना बहुत जगह है, ठीक है, बहुत जगह है, लेकिन क्वेश्चन आए कि बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवा रखी है, स्पेशली बदायूं के नाम के साथ आ जाए तब क्या आंसर करना है हमें? इल्तुतमिश। तो याद रखना बदायूं की जामा मस्जिद। और नागौर जो राजस्थान में जगह पड़ती है वहां पर इसने क्या बनवा रखा है? अतारकिन का दरवाजा। ठीक है, तो क्या क्या याद रखोगे? इल्तुतमिश ने क्या क्या करवा रखा है? सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवा रखा है। अपने बड़े बेटे नासरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में क्या बनवा रखा है? दिल्ली में जगह भी याद करके चलना, सुल्तानगढ़ी का, और ये भारत का क्या माना जाता है? पहला इस्लामिक मकबरा। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरों का जन्मदाता। ठीक है, और क्या बनवा रखा है इसने दिल्ली में? हौज ए शमशी। ठीक है, मदरसा मस्जिदें भी बनाई है इसने। तो बदायूं की जामा मस्जिद भी किसने बनवा रखी है बताओ? क्योंकि आगे ना जब हम मुगल काल पढ़ेंगे ना तब वहाँ मस्जिदें पढ़ेंगे बहुत सारी, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन आता है कि अकबर द्वारा बनाई गई इनमें से कौन सी एक मस्जिद नहीं है, तो वहाँ सीधा लिख कर देगा बदायूं की जामा मस्जिद। तो याद रखना बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवा रखी है? क्योंकि जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, तो खाली जामा मस्जिद याद मत करना। बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवा रखी है? इल्तुतमिश ने। नागौर में अतारकिन का दरवाजा किसने बनवा रखा है? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब ये अतारकिन से बहुत सवाल आते हैं, अतारकिन के दरवाजे से। ठीक है, देखो भाई, पहले स्वयं का मकबरा भी बनवा दिया इसने। कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, अब इसने एडमिनिस्ट्रेशन और करेंसी रिफॉर्म्स करे। तो देखो इधर, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश पहला तुर्क था जिसने क्या चलाया? शुद्ध अरबी सिक्के। तो इसने दो चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है भाई, ये सिल्वर टंका। चांदी का जो सिक्का है ना, सिक्का, उसको बेसिकली क्या नाम दे रखा है? टंका। और जो तांबे का कॉपर सिक्का होगा उसको नाम दे रखा है जीतल। तो पेपर में सवाल आया कि जीतल क्या है? तांबे का सिक्का है या चांदी का सिक्का? तो जीतल क्या है? कॉपर कॉइन है। क्या है? करेंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? तांबे का क्या चला रखा है? जीतल। चांदी का क्या चला रखा है? टंका। और इस टंके का ना पेपर में वेट पूछ लेते हैं कई बार कि टंका कितने ग्रेन का था, कितने वेट का था। तो कितने गेट का है? 175। और कई बार 175 नहीं आता तो 178 याद रख लेना। वैसे तो 175 करेक्ट है, 175 पे स्टार लगा देती हूँ, ये याद रखना, 175 ग्रेन। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का तुर्क शासक कौन है? इल्तुतमिश। दो सिक्के चलाए, दो नाम याद रखना। ठीक है, चांदी का टंका, तो टंका नाम है सिक्के का। तो जो सिल्वर कॉइन होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? टंका। जो कॉपर कॉइन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? जीतल। तो ये चांदी का टंका कितने वेट का था? 175 या 178 ग्रेन का। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी याद रखना। तो शुद्ध अरबी सिक्के किसने चला रखे हैं? इल्तुतमिश ने। आगे देखो, ये सारी चीजें हो गई। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्या माना जाता है? भारत का पहला। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? मकबरों का जन्मदाता। नागौर में इसने क्या बनवा रखा है? अतारकिन। अब ये सवाल आता है कि अतारकिन का दरवाजा इसने किसकी याद में बनवा रखा है? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में क्या बनवा रखा था? कुतुब मीनार। ऐसे ये किसको फॉलो करता है? तो इनके गुरुओं के नाम याद रखना एक तरह से, जिसको ये मान रहे हैं। हमसुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन या हमसुद्दीन नागौरी, इनकी याद में नागौर जगह पड़ती है राजस्थान में, वहां क्या बनवा रखा है इसने? अतारकिन का दरवाजा। और इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? 1236। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब से कब तक हो गया? 1211 से 1236 ईडी। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमशुद्दीन। क्या नाम है इसका? ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराने वाला, हौजे शमशी वाटर रिजर्वर बनाने वाला, दिल्ली में पहला इस्लामी मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने बेटे नासरुद्दीन महमूद की याद में बनाने वाला, बदायूं की जामा मस्जिद, और नागौर में अतारकिन का दरवाजा किसकी याद में बना रखा है? किसको फॉलो करता है ये? हमीदुद्दीन नागौरी की। ठीक है, देखो भाई, अब अतारकिन के दरवाजे के सवाल आते हैं। तो देखो इधर, कहां पर है अतारकिन का दरवाजा? नागौर राजस्थान। किसने बनवा रखा है? ठीक है, किसकी याद में? हमीदुद्दीन। और ये हमीदुद्दीन नागौरी खुद किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बताओ किसके साथ आ रखे हैं भारत? गौरी के साथ। कब आ रखे हैं? 1192 में। कब आ रखे हैं? कहाँ थी इनकी खानका चिश्ती की? अजमेर में। तो इन्हीं के शिष्य थे ये।
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन हो गए? हमीदुद्दीन नागौरी। और हमीदुद्दीन नागौरी का शिष्य कौन हो गया? खुद इल्तुतमिश हो गया। ठीक है, उनकी याद में बनवा रखा है। ठीक है, तो याद रखो अजमेर में शरीफ की दरगाह के बाद दूसरा महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल कौन सा माना जाता है? तो कौन सा है? नागौर वाला। तो अब वैसे हम पूरे भारत में देखें तो अजमेर की जो चिश्ती दरगाह है वो फेमस है। तो सूफियों का पहला जो तीर्थ स्थल माना जाता है भारत में वो कौन सा है? अजमेर की दरगाह। ठीक है, उसके बाद कौन सा माना जाता है? तो इन्हीं का ही माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। हमीदुद्दीन नागौरी किसके शिष्य हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और चिश्ती भारत कब आ रखे हैं? गौरी के साथ 1192 में, जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन का दूसरा युद्ध रहा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। तो तारकिन का दरवाजा कहाँ है? नागौर, राजस्थान। किसने बनवा रखा है? इल्तुतमिश ने। ठीक है, देखो ये रहा भाई दरवाजा। ठीक है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो ये भी किससे बना हुआ होगा बताओ? रेड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, इसे अक्सर किस नाम से और जाना जाता है? बुलंद दरवाजा। किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और ये भी कौन सी स्टाइल में बना हुआ है? इंडो इस्लामिक स्टाइल में। कौन सी स्टाइल में बना हुआ है? ये रो भाई। तो तारकिन का दरवाजा भी कौन से स्टाइल में बना हुआ है? ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत में। सीधा क्वेश्चन आया कि तारकिन का दरवाजा मुगल काल का बना हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के काल का बना हुआ है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में भी कौन? गुलाम वंश। और गुलाम वंश में भी किसने बनवा रखा है? इल्तुतमिश ने अपने गुरु हमीदुद्दीन नागौरी के लिए। कहां पर? नागौर, राजस्थान में। किससे बना हुआ है? रेड स्टोन से बना हुआ है। कौन सी स्टाइल में बना हुआ है? ये भी इंडो इस्लामिक। कुतुब मीनार भी कौन से स्टाइल में? इंडो इस्लामिक। कुतुब मीनार में टोटल सीढ़ियां कितनी थी? 379। ठीक है, और बेस भी याद रखना उसका लगभग 14 पॉइंट कुछ, और ऊपर जाते जाते कितना रह जाता है? 2.7 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आती है अगली रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान से पहले एक चीज याद रखना, इल्तुतमिश मरते मरते अपनी बेटी को घोषित कर जाता है। तो रजिया सुल्तान के पिता कौन हो गए? इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश का जो मन था वो तो नासुद्दीन महमूद पे था, वो मर गया 1229 में। अब उसके बाद उसकी दासियों के बच्चे और होते हैं इल्तुतमिश के। तो उसमें एक नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। किसका नाम आता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये गद्दी पर बैठ जाता है। जो चालीसा दल वाले होते हैं ना, वो गद्दी पर किसको बैठा देते हैं? रजिया सुल्तान की जगह। और शाह की माँ होती है शाह तुर्कान। कौन होती है? और शाह तुर्कान बहुत चालाक होती है। ये क्या करती है? उन चालीसा दल को अपने पक्ष में रखने के लिए उनको देती है बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए रजिया सुल्तान से पहले गद्दी पर कौन बैठता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ कौन है? तो सवाल आ जाए कि शाह तुर्कान किसकी पत्नी है? तो किसकी पत्नी हो गई? इल्तुतमिश की। ठीक है, और चालीसा दल को इसने अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन रजिया सुल्तान को ही पता था कि मेरे पिता जिस साम्राज्य को बनाकर गए हैं उसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसे क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को महिला शासिका थी, तो चालीसा दल ने तो मना कर दिया कि हम तो मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जुम्मे की नमाज होती है शुक्रवार को, उस दिन ये क्या करती है? लाल रंग के कपड़े पहन के चली जाती है। ठीक है, और लाल रंग की क्यों पहन के जाती है? क्योंकि लाल रंग को एक तरह से जस्टिस का सिंबल माना जाता है, न्याय का प्रतीक। और वहां जाकर ये जनता के सामने ये कहती है कि वास्तव में रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या कर रहा है और मैं उनकी असली संतान हूँ इल्तुतमिश की, तो मुझे गद्दी पर बैठना चाहिए। तो जनता की मदद से बनने वाली शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का पहले तो टाइम पीरियड याद रखना, 1236 से 1240। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1211 से 1236 तक। बीच में फिर कौन आ जाएगा थोड़े टाइम के लिए? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसकी माँ का नाम क्या है? शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान किसकी पत्नी हो गई? इल्तुतमिश की। और रजिया सुल्तान किसकी मदद से बनी है? जनता की मदद से। कौन से रंग के कपड़े पहन के चली गई थी ये? लाल रंग के, रेड कलर। जुम्मे की नमाज जो शुक्रवार को होती है वहां पर। तो इल्तुतमिश की बेटी है, पहली मुस्लिम महिला शासिका है। ठीक है, और ये शादी किससे कर लेती है? अल्तुनिया से भाई। ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ ना बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं। ठीक है, इसे कैद भी कर लिया जाता है। पहले किसी और से शादी करती है लेकिन इस पे सवाल खड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तब यहाँ पर रजिया सुल्तान एक चाल चलती है और कैद से बाहर निकलने के लिए किससे शादी कर लेती है? अल्तुनिया। लेकिन वो चीज भी सफल नहीं होती। जब ये अपने साम्राज्य की तरफ वापस दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही होती है कैद से छूटकर वहां पर, तब डाकुओं द्वारा इसकी क्या करवा दी जाती है? हत्या। कहाँ पर? कैथल। कैथल जगह पड़ती है हरियाणा में। ठीक है, ठीक है, तो डाकुओं द्वारा हत्या 1240 में किसकी हो गई? रजिया
सुल्तान की। तो क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान की डेथ कब हुई? 1240 में। कौन सी जगह पर? कैथल। और वहीं पर इसका ईंटों का बना मकबरा है। किसका बना हुआ? ईंट, रेड स्टोन का नहीं है, बहुत छोटा सा ईंट का बना मकबरा है, तो ये भी याद रखना, ईंट का बना मकबरा। क्वेश्चन आया कि रजिया सुल्तान का मकबरा किससे बना हुआ है, तो बहुत भव्य नहीं बना। हम देखेंगे कि रजिया सुल्तान के मकबरे की बात कभी किसी ने कर भी नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि महिला शासिका है, तो इसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात ही नहीं की आगे। इसका नाम है वो बहुत आगे बढ़ा ही नहीं है। तो रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1236 से 1240। जनता की मदद से जुम्मे की नमाज में लाल रंग के कपड़े पहन के चली गई थी। और ये वो महिला शासिका थी जो ऐसा नहीं है कि पर्दे में रहती थी, बाकायदा पूरा लंबा कोट पहनकर गद्दी पर बैठती थी, ये तब शासन करती थी। ठीक है, तो लंबा कोट पहनती थी, काबा जिसे बोलते थे, उस तरह के ब्लैक रंग के कपड़े पहना करती थी। तो पहली महिला शासिका शादी किससे कर ली? अल्तुनिया से। डेथ इसकी बहुत जल्दी हो गई कैथल नाम की जगह पर 1240 में। और वहीं पर कैथल में इसका मकबरा जो बना हुआ है किसका बना हुआ है? मात्र एक छोटा सा ईंट का बना हुआ है। ठीक है, एक जगह पर। उसके बाद अगला शासक रजिया सुल्तान के बाद कौन बनता है? बहराम शाह। और बहराम शाह ने एक नई पोस्ट बनाई थी, नायाबे मुमलिकात। नायाबे मुमलिकात कौन हो गया? एक तरह से पर्सनल पी हो गया भाई, जिसको राजा के बाद अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है तो वो कौन है? ये नायाबे मुमलिकात है। तो एक क्वेश्चन आता है कि नायाबे मुमलिकात की पोस्ट किस व्यक्ति ने बनाई? तो किसने बनाई? बहराम शाह। और पहला ऐसा व्यक्ति जो नायाबे मुमलिकात की पोस्ट पर बैठा वो कौन बैठा? एतगीन। तो ये जो एतगीन था ना, ये रजिया सुल्तान के खिलाफ ही था। एतगीन रजिया सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने में शामिल था। तो क्या याद रखोगे? सबसे पहले कौन बना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद आराम शाह। आराम शाह के बाद तीसरे नंबर पर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसकी माँ का नाम क्या है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद कौन बना? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद कौन बन रहा है? बहरा। और बहराम शाह के बारे में पेपर में एक ही लाइन आती है, तो हमें एक ही याद रखनी है। किसने कौन सी पोस्ट बना रखी है पावरफुल? नायाबे मुमलिकात। ठीक है, तो बाद में जब हम बलबन पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे बलबन नायाबे मुमलिकात पोस्ट पे था, तब वो जाके क्या बन गया फिर? राजा की गद्दी पर। तो नायाबे मुमलिकात बहुत पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी। और इस पोस्ट पर पहला व्यक्ति जो बैठा है गद्दी पर वो कौन है? एतगीन। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बाद कौन है भाई? बहराम शाह। इसके बाद देखो अगला आता है गयासुद्दीन बलबन। सबसे पहले तो बलबन का टाइम पीरियड देखो कब से कब तक है? 1266 से 1287 तक। तो इसका टाइम पीरियड पेपर में पूछा हुआ है। और इसका भी पूरा नाम क्या है बताओ? तो खाली बलबन याद नहीं रखना, तुमने क्या याद रखना है? पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। और इसका रियल नेम क्या था पहले? बाहुद्दीन। क्या था? ये भी एक इल्बरी तुर्क था। और इस कौन से वंश से था? आफरशियाब। और इसने ये बहुत छोटा था, ये 4 फुट का था बस। ठीक है, बहुत ही काला था, दिखने में बहुत भद्दा था। ठीक है, और जब ये गद्दी पर बैठा तो लोगों ने इसको जो शासक मानने से मना कर दिया कि जो व्यक्ति हमारे बीच बैठा हुआ था वो आज कहाँ बैठ गया? गद्दी पर। तो इसके जो खुद के साथी थे वही इस पे हंसते थे कि तू गद्दी पर बैठ गया। तो वो जो 40 ग्रुप जो बना हुआ था ना इल्तुतमिश का, उसी 40 व्यक्तियों के ग्रुप में से एक व्यक्ति बलबनी था, जो धीरे धीरे नायाबे मुमलिकात पोस्ट पर बन गया। तो याद रखना, इल्तुतमिश के समय बलबन उसका दास ही था एक तरह से। तो इल्तुतमिश के समय बलबन कहाँ था? उस 40 दल के ग्रुप में था। बाद में धीरे धीरे पावरफुल पोस्ट पे पहुंचेगा नायाबे मुमलिकात पोस्ट। और फिर ये फाइनली 1266 में क्या हो जाएगा? गद्दी पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका अब इसने अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए बोला कि मेरा जो संबंध है वो ईरान के आफरशियाब वंश से है। और ये बहुत पावरफुल था। तो जब व्यक्ति में खुद में कोई कमी होती है तो वो हमेशा अपना नाम ये बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, ठीक है, या मेरे पीछे से कौन है। तो वो अपने बारे की अपनी पावर नहीं बता रहा होता, बल्कि वो क्या दिखा रहा होता है कि मैं पीछे से बहुत पावरफुल हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि गयासुद्दीन बलबन कौन से वंश से था? तो कौन से वंश से? ईरान के आफरशिया। और ये भी तुर्क है। और तुर्क में कौन सा तुर्क है? इल्बरी। तो इल्तुतमिश से लेकर जितने भी थे सारे, वो सारे के सारे क्या है? इल्बरी तुर्क है। ठीक है, अब इसने बोला कि तुम ऐसे तो मुझे मान नहीं रहे, तो इसने टाइटल लिए हैं बहुत बड़े बड़े। जिल्ले इलाही बोला अपने आप को। क्या बोला है? जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। बोला ईश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि जिल्ले इलाही का टाइटल किसने ले रखा है? तो किसने ले रखा है? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, नियामत खुदाई का टाइटल भी किसने ले रखा है? गयासुद्दीन बलबन ने। फिर इसने डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप दे रखा है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर तो देवता होते हैं और देवताओं से नीचे कौन होता है? राजा होता है। तो अगर तुमने राजा की बात नहीं मानी, इसका मतलब तुम किसकी बात नहीं मान रहे? देवता की बात है। मतलब तुम्हें मेरा सम्मान करना ही करना पड़ेगा।
तो याद रखना इस तरह की थ्योरी, क्यों? क्योंकि लोग इसको मान ही नहीं रहे कि ये राजा बन गया, हंसते थे इसको सलाम करते हुए। तो इसने ये सारी चीजें फॉलो करवाई हैं। तो याद रखना जिले इलाही टाइटल किसने ले रखा है? गयासुद्दीन बलबन ने। इसका रियल नेम क्या है, वास्तविक नाम? बहाउद्दीन। और पूरा नाम क्या है इसका? गयासुद्दीन बलबन। टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1266 से 1287 तक। ठीक है, जिले इलाही और साथ में कौन सा टाइटल ले रखा है? नियामत खुदाई। फिर डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप, राजत्व का दैवीय सिद्धांत भी किसने लागू कर रखा है? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, अब ये क्या कराता था कि लोग हंसते थे, तो इसने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मुझे क्या करो, घुटनों के बल झुक के क्या करो? सिजदा करो। हाथ एक तरह से जब तुम मुझे सलाम करते हो तो घुटनों के बल करो। अब वो घुटनों के बल भी करते थे, तो भी जब मुंह नीचे करते थे तो हंसते थे। तो इसे बहुत बुरा लगता था। इसने अपना जो सिंहासन है बहुत ऊंचा बनवा रखा था कि मेरे सामने अगर कोई खड़ा हो तो उसे लगे कि वास्तव में मैं राजा हूं और वो बहुत नीचे है। बाद में इसने देखा कि सिजदा करते हुए भी हंसते हैं, तो इसने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल मेरे पैरों तक आओ, मेरा जो पैर का अंगूठा है, ठीक है, उसे तुम किस करो, और तब जाकर तुम ये मानोगे, तुम ये सोचोगे कि वास्तव में तुम्हें मुझे मानना पड़ेगा। यानी कि अपने आप को बादशाह मनवाने के लिए इसने क्या क्या करा है। तो ये क्वेश्चन आता है सिजदा और पैबोस। पैबोस मतलब यही होता है, ठीक है, पैरों को चूमना। तो पैबोस या पायबोस, तो सिजदा और पैबोस या पायबोस परंपरा शुरू करने वाला कौन है? गयासुद्दीन बलबन। राजत्व का दैवीय सिद्धांत लागू करने वाला कौन है? गयासुद्दीन बलबन। अपने आप को जिले इलाही, ईश्वर की छाया कौन बता रहा है? गयासुद्दीन बलबन। नियामत खुदाई कौन बता रहा है अपने आप को? कौन बता रहा है भाई? गयासुद्दीन बलबन। रियल नेम क्या है इसका? कौन से वंश से संबंध बताया इसने? आफरशिया। तो 4 फुट का आदमी था ये बस। हाँ भाई, उसके बाद देखो इसने नया साल मनाना शुरू करा फारसियों की तरह। तो नौरोज बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? नौरोज, या फिर इसे नवरोज। तो नौरोज या नवरोज की परंपरा शुरू करने वाला भी कौन है? अब इसे पता था कि मैं जिस ग्रुप से आया हूं वो, इसने उस 40 दल को ही क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। कि जब वो दल ही नहीं रहेगा तो मेरे खिलाफ कोई गुटबाजी करेगा ही नहीं, क्योंकि इसे पता था जैसे मैं गद्दी पर आया हूं ऐसे कोई दूसरा भी तो आ सकता है। तो याद रखना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ से कि 40 दल का फॉर्मेशन करने वाला तो कौन है? इल्तुतमिश। लेकिन उसी 40 दल को यानी कि तुर्की चहलगामी को खत्म करने वाला कौन है? बलबन। जबकि खुद उसका मेंबर था, तो इसको तो पता था वहां क्या गुटबाजी होती है। तो 40 दल, 40 लोगों के दल को पूरा का पूरा समाप्त करने वाला कौन है भाई? बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। बलबन का रियल नेम बहाउद्दीन। बलबन का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1266 से 1287। और बलबन ही लास्ट होता है पावरफुल गुलाम वंश का। उसके बाद गुलाम वंश पूरा डिक्लाइन हो जाता है और 1290 में तो खिलजी वंश आ जाता है। ठीक है, तो देखो इधर लौह और रक्त की नीति, ठीक है, यहाँ पर आयरन और ब्लड पॉलिसी लाने वाला भी कौन है? यही है। इसने ये बोला कि मेरे बाद मेरा ही बच्चा बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। मेरा खून बहुत पावरफुल है, मेरा खून रियल है, क्योंकि मेरा संबंध आफरशिया वंश से है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयरन और ब्लड पॉलिसी। यानी कि ब्लड पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई कोई बोले कि मेरा खून है वही आगे गद्दी पर बैठेगा, कोई और नहीं बैठेगा। खुद बल्कि जबकि ये दास था, लेकिन अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इसने इस तरह की पॉलिसी चलाई। जो इस बात को मानेगा ठीक है, जो नहीं मानेगा उसको सीधा मार दिया जाएगा। तो याद रखना कि डिवाइन जो थी पूरी की पूरी थ्योरी किंगशिप की, वो भी लागू कौन कर रहा है? बलबन। ठीक है, लौह और रक्त की नीति से शासन करने वाला व्यक्ति भी कौन है? बलबन। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बलबन ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया? नासिर अमीर उल मोमोमीन। ठीक है, अब ये इसने ऐसा क्यों लिखवाया? इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी। इसके जो साथी थे वो इसको मानते नहीं थे। बादशाह कितना ही सिजदा करा लो, कितना ही पैबोस करा लो, पीछे से फिर भी इसकी बुराई करते थे। ठीक है, तो इसने बोला यहाँ तक भी काम नहीं चल रहा है, ये जिस सिक्के से इनका रोजगार चल रहा है, इनका पूरा जो कामकाज चल रहा है, उसी सिक्के पर मैं क्या लिखवा देता हूँ? ये नाम लिखवा देता हूँ, नासिर अमीर उल मोमोमीन। इसका मतलब क्या होता है? वफादारों के सेनापति का सहायक। ठीक है, कि तुम अभी भी सेनापति हो, छोटे हो, ठीक है, और मैं उस पोस्ट पर बैठा हुआ हूं। तो ये याद रखना कि ये नाम अपने सिक्कों पर लिखवाने वाला कौन है? बलबन। अब बलबन को पता था कि 40 दल तो मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन ये ना बहुत शक्की आदमी था। हर तरफ इसने क्या बना रहे थे? बॉडी, और बॉडीगार्ड भी इसने वहां के नहीं ले रखे अपने, इसने बाहर अफ्रीका से बॉडीगार्ड मंगवा रखे थे। इनको उन पे भरोसा था, अपने वहां के लोगों पे बलबन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बलबन को हर वक्त ये लगता था कि कोई ना कोई मुझे मार देगा। तो इसीलिए इसने अपना खुद का एक नया डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग कौन सा, किस नाम से, दीवाने अर्ज या आरिज। तो ये सवाल बहुत आता है कि दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट, पहली बात तो कौन सा डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है। और किसने बनवा रखा है, खुद बलबन ने। अब इसको इस मिलिट्री पे भी इतना भरोसा नहीं था, इसने बोला नहीं, एक इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट भी होना चाहिए जो खुफिया खबर लाए और मुझ तक सारी बातें पहुंचा दे। तो एक गुप्तचर विभाग और बना रखा था इसने, किस नाम से, दीवाने बरीद बोल दो या दीवाने मुमालिक बोल। तो ये सवाल दोनों पेपर में बहुत आते हैं कि ये दोनों नए डिपार्टमेंट बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो कौन है, बलबन, ठीक है। आगे जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा ना, तो अलाउद्दीन खिलजी इस दीवाने अर्ज को बहुत पावरफुल कर देगा, ठीक है। तो दीवाने अर्ज नाम का नया डिपार्टमेंट बनाने वाला कौन है, बलबन, क्योंकि बलबन को हर तरफ खतरा लगता था। वही कहता था आर्मी भी होगी तो मेरी खुद की चुनी हुई होगी, मैं डिसाइड करूंगा कौन मेरी आर्मी में होगा और कौन नहीं होगा। तो 40 दल को समाप्त करने वाला बलबन। दीवाने अर्ज आरिज जो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट भी पूछे जाते हैं कि दीवाने अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है, इसको शुरू करने वाला भी कौन है, बलबन, ठीक है। दीवाने बरीद या मुमालिक नया गुप्तचर इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट बनाने वाला भी कौन है, बलबन, क्योंकि बलबन को हर किसी पे क्या रहता था, शक। अब बलबन की मृत्यु हो गई 1287 में, ठीक है। तो बलबन के बाद बलबन का पोता होता एक तरह से, क्यूमर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का लास्ट रूलर कौन है, क्यूमर्स, और क्यूमर्स की हत्या कौन कर देता है, मलिक फिरोज खिलजी। अब देखो खिलजी आ गया ना, तो इसका अलावा 1290 से कौन सा वंश शुरू हो जाएगा, इसकी हत्या हो गई 1290 में। ये एक छोटा बच्चा था, इसका बॉडीगार्ड बना रखा था इसको, मलिक फिरोज खिलजी को, और मलिक फिरोज खिलजी इसकी क्या कर देगा, हत्या। और यही मलिक फिरोज खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नाम से शासक बनेगा। जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता है, चाचा, ठीक है। तो याद रखना गुलाम वंश का लास्ट रूलर कौन है, क्यूमर्स। तो देखो हमने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से चीजें शुरू करी और 1290 में किसकी हत्या हो गई, क्यूमर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम रूलर कौन है, क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या किसने करा दी, मलिक फिरोज खिलजी। और यही मलिक फिरोज खिलजी आगे जाकर किस नाम से शासक बनेगा, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ये याद रखना, ठीक है। अब कुछ और नए डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, पेपर में सीधे सीधे डिपार्टमेंट पूछे जाते हैं। तो देखो दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद ये दोनों तो किसने बनवा रखे हैं, बलबन ने। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले तो कौन सा, दीवाने विजारत, कौन सा डिपार्टमेंट है, दीवाने विजारत, ठीक है। किस कौन सा डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू, कौन सा डिपार्टमेंट है ये। तो सीधा पेपर में सवाल आता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत में किस नाम से जाना जाता था, या फिर उल्टा पूछ ले कि दीवाने विजारत कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कौन सा याद रखोगे बताओ, रेवेन्यू। दीवाने इंशा, ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, शाही पत्राचार वाला, और इसका जो हेड हुआ करता था उसे क्या बोलते थे, दीवाने इंशा, दबीरे इंशा। कई बार ना इसको दबीरे खास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है कि दीवाने इंशा का जो हेड होता था वो कौन होता था, तो क्या याद रखोगे, दबीरे खास। तो अब चाहे पेपर में दबीरे इंशा आ जाए लिखा हुआ है या फिर दबीरे खास। दीवाने रिसालत कौन सा डिपार्टमेंट होता था, जो क्या करता था, धार्मिक मामलों का। अब ये बलबन से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे जो दिल्ली सल्तनत था, चाहे खिलजी वाला हो चाहे तुगलक वाला, उन्होंने जो डिपार्टमेंट शुरू करे थे ये वो डिपार्टमेंट है। तो पेपर में सीधा सीधा पूछेगा कि दीवाने विजारत कौन सा डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू। दीवाने इंशा शाही पत्राचार वाला, और इसका हेड पूछा हुआ है पेपर में, तो दीवाने इंशा का हेड कौन है, दबीरे इंशा या दबीरे खास। दीवाने रिसालत कौन सा डिपार्टमेंट है, धार्मिक मामलों का, जो रिलीजियस मैटर होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है दीवाने बंदगान, बंदगान यानी कि जिसको बंदी बना लिया हो। तो गुलामों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा था, दासों के लिए, कौन सा, दीवाने बंदगान। और ये डिपार्टमेंट बनाने वाला कौन है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा रूलर था, कौन सा ऐसा शासक था, ठीक है, जिसके समय सबसे ज्यादा गुलाम हुआ करते थे। तो जिसने अपने गुलामों के लिए एक नया डिपार्टमेंट बना दिया वो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा बना रखा है, दीवाने बंदगान। कौन सा डिपार्टमेंट है, इन दासों को ये पैसे भी देता था, खैरात भी बांटता था। तो कौन सा डिपार्टमेंट बना रखा है, खैरा। तो ये दोनों डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ये दोनों डिपार्टमेंट किसने शुरू कर रखे हैं, जबकि दीवाने बरीद और दीवाने अर्ज ये दोनों डिपार्टमेंट किसने बना रखे हैं, बलबन ने। खैरात यानी कि दान देना, तो कौन सा डिपार्टमेंट है, दान। दीवाने मुस्तराज किसके लिए, बचत के लिए। दीवाने कोही डिपार्टमेंट किसके लिए, कृषि के लिए। और किसने बना रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये वाला किसने बना रखा है, अलाउद्दीन
खिलजी ने। फिर वकीले दर जो राजा के घरेलू वाले सारे काम देखता था, और अमीर दर जो सुल्तान की उपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता करता था। मजलिस यानी कि जो पूरी की पूरी एक मीटिंग चल रही है उसका हेड, कि मान लो प्रधानमंत्री नहीं है तो काम कौन संभालेगा, अमित शाह। इस तरह से, ठीक है। तो आज की हमारी पूरी क्लास में बच्चों हमने पूरा का पूरा गुलाम वंश, हमारी जो कंप्लीट डायनेस्टी है वो पूरी की पूरी हमने कंप्लीट कर ली है, गुलाम डायनेस्टी, जिसको इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं और ममलुक डायनेस्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक, सैयद और लोधी। थैंक यू।